अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हामिद खान साहब ने अपने दलाइल शुरू किए और प्राइम मिनिस्टर की जो 3 तकारीर थी आगाज़ उन्होंने उससे किया, जो 2 कौम से एड्रेस थे और एक पार्लियामान के अंदर था कि उसके अंदर क्या तजादात हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया और जज बल्कि खफा हो गए। उन्होंने कहा कि आपने हमारे 2.5 घंटे ज़ाया कर दिए, बेहतर था कि आप जो कंक्रीट एविडेंस थी, जो टू द पॉइंट जिस पे आना चाहिए था, उसके ऊपर बात करते तो ज़्यादा बेहतर था। बाद में जो ऑब्जर्वेशन छपी और बीबीसी ने जिसके ऊपर स्टोरी के अंदर अपनी हवाला भी दिया, उन्होंने हवाला दिया कि जज साहब ने हामिद खान को ये कहा कि आप फोकस करें फोकस, और अगर और कुछ पास नहीं है तो जो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसी में से कुछ ढूंढें, कुछ एविडेंस आपको मिल जाए। तो आज पहला दिन मुझे लगता है काफ़ी रगड़ाई हुई है पीटीआई की, और सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें लगता है कि उस पिटाई का बहरहाल एक एहसास मौजूद है। आइंदा आने वाले दिन ये किसके लिए जीत और हार का सबब साबित होंगे, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दिन लंबे पड़ गए हैं, दरमियान में 2 हफ्ते, जजेस दस्तियाब नहीं है, टाइम भी नहीं है और 30 तारीख पड़ गई है। और पाकिस्तान में आम तौर पर तासुर ये था बहुत से लोगों का, ख़ास तौर पर जो मुखालफिन हैं, जो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि नया सीन बन जाए, हुकूमत के ऊपर दबाव आ जाए कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती भी एक तरफ लटकती तलवार है, साथ सुप्रीम कोर्ट का केस भी एक लटकती तलवार है। लेकिन वो दोनों तारीखें अब गुजर जाएंगी। 28 लास्ट वर्किंग डे होगा जनरल राहील शरीफ का, इफ़ देर इज़ नो एक्सटेंशन, जो अभी तक ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। 29 को नए चीफ़ ने बैटन ऑफ कमांड दूसरे को हैंड ओवर हो जानी। 30 अब अगली तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे इस कोर्ट केस के हवाले से बात करने के लिए शरीक गुफ्तगू हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, मशीर हैं वज़ीर आज़म के, असद उमर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नदीम अफजल चंद साहब हैं लाहौर स्टूडियो से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ। सबको खुशामदीद कहता हूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब, आज वाले केस में क्या लगा आपको? आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालत के केसेस के ऊपर तबसरा मैं चूँकि प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं बड़े एहतियात से करूँगा। सही। और मैं ये कहूँगा कि जीत रहे हैं हार रहे हैं, मैं इस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की अपनी पटिशन है, शेख रशीद की है, हमारा अपना डिफेंस है। अदालत ने एविडेंस उनकी हमारी देखने की इवेल्यूएशन अदालत का काम है, वो करेगी, जो भी फैसला आ जाएगा। फ़िलहाल हम मुतमईन इसलिए हैं कि एज ए लॉयर मैं अपनी नाक़िस राय दे सकता हूँ कि मैंने जो उनकी पटिशन देखी है या उनके जो मैंने सबूत देखे, मेरी नाक़िस राय में, इसको मैं ख़ुद नाक़िस कह रहा हूँ, वो कोई काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ नहीं लगी आपको? मुझे नहीं लगी, और मैं ये समझता हूँ अपने तहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हमारा जो डिफेंस है वो मजबूत है। तो मैं इस कैविएट एहतियात के साथ ये कहूँगा, मुझे अल्लाह से बहुत यकीन है कि ये केस ठीक होगा। नाक़िस क्यों लगी आपको उनकी एविडेंस जो उनके पास? हाँ, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, इनकी एविडेंस है, शुरू तो वो पनामा बेस्ड हुई और ज़्यादातर फोकस भी उन्होंने पनामा पर किया, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी बिजनेस ज़िंदगी को ले आए, वो सारे एलिगेशन जो आज तक है वो इकट्ठे कर दें। जिसका आदमी को भी हुआ, वो अदालत ने कहा कि भाई हम किसी आदमी की पूरी ज़िंदगी पहचानने पर तैयार नहीं है, हम तो उसी मसले पर रहेंगे जो आपने चंद प्रॉपर्टीज़ का कहा है। एक तो ये, तो सेकेंडली ये है कि साफ ज़ाहिर है इनके पास फ़ोटो कापियाँ हैं मोन्सेका से एलिजिडली निकली हुई। पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सेटल्ड लॉ है कि कोई चीज़ चाहे क्रिमिनल लॉ में हो चाहे सिविल लॉ में हो, उनका बर्डन के प्रूफ का एक स्टाइल होता है, सेटल्ड लॉ है, उस पर मेरी राय में पूरी नहीं उतरती। तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने नेक्स्चर लगा के जो उन्होंने कहा एविडेंस 2-3 वाल्यूम में है, एक वाल्यूम में किताब से करीब तर है, एक में डॉक्टर अब्दुर्रहमान मलिक साहब जो थे उनकी एक रिपोर्ट लंबी चौड़ी लगी हुई है और कुछ फोटो कापियाँ लगी हुई है। रहमान मलिक साहब बोलिए ताकि सबको समझ आ जाए। FIA ने एक तहकीकात की थी प्राइम वो मिनिस्टर के खिलाफ, वो उन्होंने लगाई हुई है। सही। तो ये अच्छा, 1-2 डॉक्यूमेंट हैं जो मेरे ख्याल में रेलिवेंट भी हो सकते हैं, और शायद मेरा ख्याल है कि हमें सपोर्ट करते। मिसाल के तौर पर उसमें एक डॉक्यूमेंट में उन्होंने कुछ फ्लैटों की कीमत लगाई है कि ये फ्लैट है। मैं शायद ज़्यादा वजह से बात नहीं करना चाहता, वो फ्लैट की कीमत इतनी कम है, जो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, कि वो जो बाहर तस्वर मिलता है ना जी, अरबों अरबों अरबों, वो जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो खुल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये नटशेल है। हुआ ये कि जब उनको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने कह दिया हामिद खान साहब ने एज ए प्रोफेशनल लायर कि जी 2 वाल्यूम तो आप छोड़ दें, मैं 1 वाल्यूम पढ़ूंगा। और दिलचस्पी की बात यह है कि आज उन्होंने वो भी नहीं पढ़ा। असल में ये जो अरबों वाली कहानी है ना, हमें तो इसका तासुर ये मिला है कि इमरान खान बिलियंस वाले अरब समझते रहे, वो वैसे अरब के निकला है, फ्लैट ही अरबों के थे, वो दूसरे अरबों के निकला है। असद उमर साहब, क्यों नाक़िस इतनी एविडेंस है आपकी सर कि आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी खफा थी आपकी जस्टिस अजमत ने कहा कि यार 2 टाइम्स आया कि आप? अच्छा, मैं तो
कोर्ट में मौजूद था और मैंने तो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ चीज़ सुनी। अच्छा, आपने क्या सुना? मैंने तो जज साहब से ये सुना कि आपके पास ठोस एविडेंस मौजूद है तो आप इस केस को फैला क्यों रहे हैं, टाइम क्यों जाया कर रहे हैं, अदालत का फोकस ठोस रहे सबूत की बात करें। देखें, लेकिन मैं बाकी तफसील में बाद में जाऊंगा। 3 तकरीरें जो पढ़ी आप। वजीर आजम पाकिस्तान की तीसरी दफा बने, तगड़ी मजबूत टीम है, बैरिस्टर साहब जैसे कानूनी मशवीर हैं बताने के लिए। तो अगर बात इस लीरी पे आ गई है ये वो एक पेज का कागज का टुकड़ा जिसे आपने लीरी कहा, इसको हलफनामा कहती होगी, क्योंकि उस बेचारे ने अपने आप को इतना बचाने की कोशिश की है, मैंने सुना है, मुझे बताया गया, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो कुछ तो परेशानी थी जिसकी वजह से यकसर कहानी बदलनी पड़ी। और वो जहाज जो दुबई से टेक ऑफ करके जद्दा गया और जद्दा से पैसा लेके लंदन पहुंचा, वो जहाज बदल के एक नया जहाज पेश किया गया जो दुबई से चला, कतर पहुंचा और कतर से लंदन गया। सर एक स्टॉप ओवर डाल दिया है, रिफ्यूलिंग भी जरूरत पड़ जाती है क्या? नहीं सर, एक स्टॉप ओवर होता तो बात थी ना, ये तो रास्ता ही बदल गया, अब जद्दा गायब हो गया कहानी से। लेकिन आपने जज साहब की ऑब्जर्वेशन नजरअंदाज मत करिए। अच्छा, जज साहब की मैं ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा कि वो स्पीचेस जो थी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने बहुत तजादात कौम के सामने बयान किए, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, सबको पता है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी, खत्म। ये एक जज साहब की ये स्टेटमेंट थी। मैं आपको 2 जज साहिबान की, उसके अलावा शायद डेफिनेटली 2, शायद 3। एक जज साहब ने कहा अगर तजादात होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, भुगतना पड़ेंगे। ठीक है जी। जस्टिस खोसा साहब ने मेरे ख्याल में कहा, या जस्टिस इजाजुल हसन ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सो एक जज साहब ने ये कहा, एक जज साहब ने 2 टोक कहा तजादात तो नजर आते हैं। हाँ, ये ठीक है, ये मुख्तलिफ साहब ने कहा। मेरे ख्याल में एक तीसरे जज ने भी इसी किस्म को कमेंट किया था कि अपेरेंट इनकंसिस्टेंसीज नजर आती हैं। एक तो ये हमें जज साहब की ऑब्जर्वेशन नजर आई, दूसरी जैसे है क्या उन इनकंसिस्टेंसीज पे फैसला आएगा या सबूत पे फैसला आएगा? सर फैसला तो वो करेंगे। मैं तो ना मैं वकील हूँ ना मुझे कोई कानून ज्यादा आता है, तो मैं इस पे तो मैं बिल्कुल कमेंट ही नहीं करूंगा। वो बयानात को तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर तो वहां सबमिट कर रहे हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक से बहुत ज्यादा केसेस की मैं आपको दलाइल दे सकता हूँ जहां बयानात को हिस्सा बनाया गया रिकॉर्ड का। कई तो 100 मोटो एक्शंस हुए हैं कोर्ट के सिर्फ बयानात की। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त या उससे पहले? इफ्तिखार चौधरी साहब के कोर्ट में। अभी इमरान खान साहब को 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया, उन्होंने कहा ये इमरान खान की स्पीचेस जो हैं इसके अंदर प्ले करें और आप जवाब दें हमें, ठीक है ना। सो कोर्ट जो है उसके पास ये इख्तियारात, जहां तक मुझे पता है उसके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं कि वो किस चीज को एविडेंस एडमिट करना चाहे, किस चीज को ना करना चाहे, ठीक है जी। मलकियत के हवाले से कुछ सबूत हैं जो ये इन्होंने कहा बहुत नाकिस है? देखिए मलकियत के हवाले से मैं बोलूँ ना, इतने सबूत नाकिस थे कि वो आपने मशहूर लतीफ़ा सुना होगा ना कि आखिर में उसने कहा कि अच्छा जे गल साढ़े ते आ गई है तो फिर हार ही मान ली है। तो अगर बात इस पे आ गई है तो हार ही मान ली वाली होगी है। देखें सबूत क्या मौजूद है वहां पे। सबूत ये मौजूद है कि नीलसन नेस्कॉल जो हैं वो 1993 और 94 से इन प्रॉपर्टीज की मालिक है। अनब्रोकन रिकॉर्ड है उनका, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये उनकी मालिक है, ठीक है जी। उन कंपनी से किसी को ट्रांसफर नहीं हुई, ये उस फैमिली ने भी ओन कर लिया, कतर के शहजादे ने भी ओन कर लिया, ठीक है। और 2006 से हुसैन ने भी ओन कर लिया। मेरी है ये हो गया वाला अरसा। 2006 के बाद तो खुद फैमिली ने ओन कर दिया। उससे पहले जो है 1999 की रॉयल कोर्ट की डिक्री कोर्ट के एविडेंस में जमा करा दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या कहा, ये मैं बैरिस्टर साहब इसका जवाब देंगे। फिर चंद साहब उसके ऊपर नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जफर अली शाह केस के ऊपर जो इस पे भी किया था। नहीं, जब ये केस का हवाला दिया गया अल तौफीक का, इसके ऊपर भी एक ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, हुसैन शरीफ साहब जो हमारे सामने खड़े हैं वो इस केस में पार्टी भी नहीं है। उसमें 4 लोगों का नाम है जिसमें मियां शरीफ, अब्बास ये एक जज साहब की, नहीं पार्टी है ही नहीं। ये एक जज साहब की कमेंट बिल्कुल ये था। उसके अलावा भी जज साहिबान ने कमेंट किए थे कि हाँ इंटरेस्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। देखिए मैं पूरा केस अब यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, लिखा हुआ उसके अंदर जजमेंट के अंदर, इंटरेस्ट हैविंग इंटरेस्ट। देखिए मैं पूरा केस यहाँ पे नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मुझे ये बताएं कि मियां साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो बात करती है फैमिली बिजनेस और फैमिली प्रॉपर्टीज की, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि इस हिस्से का, इस खानदान का कोई ताल्लुक नहीं था उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। और वो जब 2006 में खुल के सामने बात आई तो हुसैन नवाज हो गए। प्रॉपर्टीज अल तौफीक केस में अटैच हुई थी या नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी जफर साहब। भाई इसमें ये पार्टी ने थे, एक्स पार्टी जजमेंट है,
अगर मैं अगर बताऊँ होना क्या है, मैं अर्ज कर देता हूँ, एक्स पार्टी जजमेंट है। पार्टीज एक्स पार्टी होगा, लेकिन नहीं, ये चार अपार्टमेंट्स अटैच हुई थी। बिल्कुल नहीं अटैच नहीं है, इसमें शायद कुछ हुआ नेक्स्चर का मुझे नहीं पता। अलबत्ता हाँ, हुसैन नवाज मियाँ साहब जिस पे बेजे इल्जाम है, ये पार्टी नहीं है उसमें, क्या लगेगा अटैच हुई थी या नहीं हुई थी? और मैं दूसरी बताऊँ, मैं एक इशारा कर देता हूँ, अगर ये एक्स पार्टी जजमेंट में जाएंगे ना, इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किल पेश होगी। सर वो मैं जैसे कहा, मैं केस यहाँ पे पूरा नहीं लड़ना चाहता, लेकिन सिर्फ आप पूछ रहे थे कि पार्टी कैसे है। उसमें 4 फरीकैन हैं, 3 फैमिली मेंबर्स के नाम है और चौथा फरीक वहां पे दिया है हुदैबिया के बोर्ड के ऊपर हुसैन नवाज साहब उस वक्त भी मौजूद है। लेकिन प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं या नहीं, जो बुनियादी बात है। चारों प्रॉपर्टीज का लिखा गया, कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। जफर साहब क्यों मना कर रहे हैं? कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, आप बताइए कि प्रॉपर्टीज मैं उसका बता दूं ना, आपको पूरा बोल देता ना। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि अगर ये पैसा नहीं जमा कराया गया तो इन प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसा पूरा कर लिया जाए। लाहौर चलते हैं नदीम अफजल चंद साहब के पास। चंद साहब, आपकी जमात गुरेज करती रही और आपने फैसला ये किया सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अभी तक की प्रोसीडिंग्स देख के आपको क्या लगता है, आपका फैसला दुरुस्त था या पीटीआई ने सही किया? देखें जी, अल्लाह करे पीटीआई का फैसला दुरुस्त हो, लेकिन तारीख से हमने जो सीखा है, सुप्रीम आला अदलिया से पीपल्स पार्टी के साथ जो लव अफेयर चलता रहा है, अगर उसको सामने रखें तो फिर तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का फैसला ठीक नहीं होगा। लेकिन मुल्क के जो हालात हैं, जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है पॉलिटिकली, और एक मॉरल जो ऑब्लिगेशन पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आ गई है, उसमें इस वक्त मैं समझता हूँ पार्लियामेंट तो उसमें से निकालने में नाकाम हुई है। पीपल्स पार्टी की सारी कोशिशों के बावजूद पॉलिटिकल फोर्सेस भी इकट्ठी ना हो सकी और हुकूमत बिल्कुल उसमें रोडेट खाती रही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इदारा है जो थर्ड एम्पायर का रोल भी अदा कर सकता है, और सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। और सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझता हूँ ये चंद साहब, जो अभी तक की कार्रवाई है उसको देख के आपकी राय क्या है? क्योंकि यहाँ दावे काफी बड़े बड़े सामने आए थे, लेकिन उसको साबित करना है, आपको क्या लगता है? मेरी राय ये है कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ना दब्बा उतार दे, जो पिछले 30-40 सालों से हमारी इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर लगा हुआ है। ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन शायद मेरी ख्वाहिश ना पूरी हो। अच्छा, वो आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि बड़े ताकतवर हुक्मरान हैं और बड़े ताकतवर तबके से उनका तल्लक है, कारपोरेट सेक्टर के वो नुमाइंदे हैं, लाहौर के वो गोशा नशीन हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। और शायद जनरल रहील शरीफ साहब भी शायद मेरे ख्याल में अभी तक उनकी साइड पे खड़े हो, मुझे तो साफ ये लग रहा है। ये चंद साहब जो आखिरी स्टेटमेंट है इसकी वजाहत कर दीजिए, क्योंकि उनकी 28 तक वैसे ही तब्दीली का भी टाइम है, नए चीफ ने भी आ जाना इसी अरसे के अंदर, तो आपको ये क्यों लगा कि वो उनकी साइड पे खड़े हैं? डज इट मेक एनी डिफरेंस राइट नाउ? देखें नदीम मलिक साहब, आज तक तो 2 सालों में उन्होंने हर मामले में रेस्क्यू किया है मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को, खा IDPs की मामले में सियासी कोताही हो, खा धरने के मामले में, खा करप्शन के मामले में, खा लीक्स के मामले में। ये जो अभी डॉन लीक्स आई हैं, हर मामले में अभी तक तो वो नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू कर रहे हैं। मुझे अगर उनकी जगह गिलानी साहब होते या कोई सिंध का या KPK का या पंजाब का कोई और कमज़ोर तबके का वज़ीर आज़म होता तो शायद बहुत कुछ हो चुका होता। तो मेरे ख्याल में मुझे तो साफ नज़र आ रहा है, मैं शायद अपनी औकात से ज़्यादा खुल के बात कर गया हूँ। मेरे ख्याल में इसके जफर साहब आपको भी और असद साहब को भी कमेंट करना चाहिए, आप इस पे कमेंट देखिए, मैं साहब ज़रे वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मैं नहीं समझता कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जिस तरह की मंसूब कर रहे हैं, उनकी तारीख़ तो ये बताती है कि अब एस्टेब्लिशमेंट शायद उनको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन साहब ज़रा मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता, मैं उसूल पे जाना चाहता हूँ। देखिए अब में फ़र्क क्या है, क्योंकि उनका सियासत का नुक्ता आगाज़ भी उनके साथ था, वो सबका था, वो भुट्टो साहब का इससे भी खतरनाक IGI की क्रिएशन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी ऐसे ही था। मैं एकेडमिक स्टूडेंट हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खतरनाक लगा, उस बहस में हम छोड़ दें, सबका एक जैसा है। बात यह है कि दुनिया में एक 5000 में जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो गया है कि इल्ज़ाम क्या होता है, सबूत क्या होता है। फैसला सड़कों पर नहीं होता, अदालतों में होता है। हम दोनों पार्टियां अदालत में मौजूद हैं। इनको इल्ज़ाम लगाने के बाद साबित करना था, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। इन्होंने, आपका ख्याल है इनके हाथ में कुछ नहीं, इन्होंने खुद कह दिया
ये अब मेरे पास मामला कुछ नहीं। अब मामला चला गया हमारे डिफेंस पे चीज़ें निकालने का। हमें वो भी कबूल है क्योंकि हमने एडमिट किया हुआ है। रॉयल कोर्ट से कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, इन्होंने आज कोर्ट में उस पर इंसिस्ट नहीं किया। जब उसको पढ़ने की कोशिश की गई जो तब से है वो खुद ही उसको छोड़ गए हैं, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। तीसरी बात यह है कि अगर एक्स पार्टी जजमेंट पे यूं कहेंगे कि ना प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करो पार्लियामेंट के मेंबर होने से, मैं कहना तो नहीं चाहता, इससे बेहतर कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ एक्स पार्टी जजमेंट मौजूद है। वो आप उनका वो जो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाते, बस इतना वो एक वो मैं उसका हवाला इधर मैं तक भी नहीं देता। रखें, वो मुश्किल हो ये जाएगा। वो चले जाएंगे अमरीकी एक मैं नहीं अदालत की, चाहता, वो मजिस्ट्रेट मुश्किल हो वाली जाती कहानी है। के मैं ऊपर। मैं आपको पता है मेरा मिजाज ही नहीं है। मैं पहले चंद साहब आखिरी की बात जी। है, एविडेंस क्या है क्या नहीं है, इसको इवेल्युएट काम मेरा नहीं है, असद साहब का भी नहीं है। वो एडमिसिबल है या नहीं है, वो रेलिवेंट है या नहीं है, वो कोजेंट है या नहीं है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है, कंट्राडिक्शंस हैं या कंसिस्टेंसी है। लेट द कोर्ट डिसाइड एंड इट विल बी डिसाइडेड वंस फॉर ऑल। शायद हम फिर भी मान लेंगे, इनके लिए मानना मुश्किल होगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो पहली जजमेंट आई है उसको भी आज तक कभी नहीं माना जो धरना कमीशन में आई थी। असद साहब हाँ बिल्कुल, बाकी में इसमें तो कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसमें हमारा उसके ऊपर रद्द-ए-अमल और मुस्लिम लीग नून के रद्द-ए-अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम जो जमहूरी और कानूनी तारीख का हिस्सा है और हमारा हक है, हमें उसमें जो कमज़ोरी नज़र आती है हम उस पर कॉमेंट करते हैं। मुस्लिम लीग नून भेजती है फैसले से पहले अपने जत्थे और वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देती है, चीफ जस्टिस को बेंच से उठ के भागना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इनके और हमारे में सुप्रीम कोर्ट के रिश्ते में बहुत फर्क है। जहां तक हाथ खड़े कर लिए और वो नाकिस था, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक दो फैसला कर ले कि क्या हम एविडेंस के ऊपर क्वालिटी पे यहां पे फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इसीलिए, मैं तो वैसे भी कानूनदान नहीं हूं ना, मैं तो कोई वकील हूं नहीं, मैं सिर्फ जो जजेस ऑब्जर्वेशन करें, मैं तो जज साहब, जिन जज साहब ने सबसे ज्यादा तनकीद की हमारे कुछ शवाहिद जो हमने जमा कराए थे, उन्हीं जज साहब ने ये कहा कि हाँ वॉल्यूम 1 के अंदर, पेपर बुक 1 के अंदर ठोस आपके पास एविडेंस रेलेवेंट मौजूद है। ठीक है, मुझे उससे ज्यादा नहीं पता, फैसला जजेस ने करना है इस बात पे भी। लेकिन मुझे एक बात बताएं नदीम वाले, ये तो सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं बैठे हुए, हम बैठे हुए पाकिस्तान के अवाम से बात कर रहे हैं। मैंने नोट किया है कि ये बात खत्म हो गई है कि क्या हमारे ख्याल में वजीर आजम सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। क्या कोर्ट पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके उसने कौम को गुमराह किया या नहीं किया। कोर्ट की पेचीदगियां क्या हैं, एविडेंस एक्ट क्या कहता है। मेरे ख्याल में अगर आप सड़क पे निकल जाए ना तो पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं बचा है। लेकिन ऐसे सब यहाँ ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर वॉल्यूम 1, ये जस्टिस अजमत साहब की ऑब्जर्वेशन है जिनको आपने कोट किया है, उन्होंने कहा था कि ये पकौड़े बांटने वाली चीजें आप साथ ले आए हैं। जिन्होंने वॉल्यूम 1 का जिक्र किया कि बड़ा तगड़ा है, उन्हीं का आपने हवाला दिया ना। तो उससे ये सवाल उठ जाता है कि फिर आप वॉल्यूम 1 या अपनी एविडेंस के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे, जो आज उन्होंने दोबारा कहा। फिर आप अपनी सही एविडेंस के ऊपर फोकस करिए बजाय वो किताबों के हवाले देने। फिर वही बोलूंगा, मैं तो वकील हूं नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारे वकील जो हैं वो बेहतरीन तरीके से जिरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि बाकी जो मुझे जितनी समझ, क्या वकील बदलने पे गौर कर रहे हैं। कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड जो है वो मेरा भी है, कोई फाइनेंशियल एविडेंस को मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूं, लेकिन सिर्फ मैं नहीं, बाकी सारा पाकिस्तान से मुझे क्या सुनने में बोल रहा है वो नहीं। मैं ये देख रहा हूं कि जजेस आज भी, आप देख लें, जजेस ने शवाहिद और एविडेंस के बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस की, क्या कमेंट किए और हम किस तरीके से पैरवी कर रहे हैं उस पर क्या किए। क्या वकील बदलने पे गौर कर रहे हैं। सर पाकिस्तान की जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसकी अंदर एक बहुत अहम ये माइलस्टोन है, बहुत अहम संग मील है। ये केस बहुत अहमियत का है। जो भी फैसले की जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी, अगर हामिद खान साहब को लगा कि उनको और कोई वकीलों की हेल्प की जरूरत है तो आई एम श्योर वो जरूर ऐसा फैसला, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक पे अर्ज करूं, जब ब्रेक पे जाना चाहते हैं। मैं ब्रेक पे जाना चाह रहा हूं, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे जफर साहब से पूछते हैं हमारे साथ में। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जफर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँ, पहली बात तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जत्थे लेके चढ़ जाती है। मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंक्वायरी की थी, जस्टिस शफी उर रहमान जो एक सेलिब्रेटेड जज है, उसकी रिपोर्ट पढ़ लें।
उसमें उन पर हमारे इस इल्ज़ाम से हमें अब्जॉल्व किया हुआ है। दूसरी बात ये कि फरमाते हैं कि देखें कोर्ट को तो भूल जाएं, असल मामला आवाम में है। किसी को सजा हुई थी सुप्रीम कोर्ट स्टॉर्मिंग केस में? वो हुई होगी तो हुई होगी, हमारे मियां नवाज शरीफ इनको नहीं जेन में है किसको? मुझे पता है, वो बाद में क्यों में ही है सारे। अच्छा मैं नाम नहीं लूंगा, आप नहीं ऐसे। दूसरी मैं आपको अर्ज करूँ, कोई इधर भी होंगे, दूसरी अर्ज करूँ जो ना इनका अवाम, बात ये है कि पनामा लीग के आने के बाद बेपनाह इलेक्शन हुए और एक इलेक्शन में तो मुतालबा यही था, अवाम तो फिर वोट दिए जा रही है ना। बाकी ये है कि वकील का आपने अर्ज़ किया, इससे असल बात में बाद में वकील इनकी टीम में आज एक ने बोला था, वो खड़े हुए थे मोहतरम लंदन काउंसिल जो है नईम बुखारी साहब जो हैं, उन्होंने एक ओवर रूल केस पढ़ा ज़फ़र अली शाह का। उन्होंने कहा कि भाई फुल कोर्ट इसको ओवर रूल कर चुकी है, अब हम कैसे इसको करेंगे, फुल कोर्ट बैठना पड़ेगा, अदालत पूरी बिठानी पड़ेगी, आगे पे जाना पड़ेगा। आगे चलें। जो उन्होंने पढ़ा कमाल देखें, वो पार्टीज की असर्शंस थी, कोर्ट का हेल्ड ऑपरेटिव पैराग्राफ नहीं था। आखिर में मैं और बात करता हूँ, एक हनीफ अब्बासी ने भी 2 पिटीशंस किए इमरान खान पे, और पीटीआई का क्लेम रहा है इमरान खान साहब का कि मियाँ साहब को और मुझे एक ही TOR पे पैमाने पे तोल लो। इन्होंने जवाब जमा नहीं कराया, एक में इन्होंने कराया। मेरी गुजारिश ये है कोर्ट की जुस्टिक्शन को ये चैलेंज ना करें, ये मामला भी सुन लें इकट्ठा, बात वाज़ेह हो जाएगी। इन्होंने तो कोई सबूत नहीं लगाया ना, उन्होंने बहुत सारे सबूत लगाए हुए हैं, और अल्लाह ऐलान कह दें ठीक है यही कोर्ट सुन ले, फिर नाम देख लें। चंद साहब से पूछा हूँ, असद उमर साहब से वापसी पे पूछते हैं, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल दोनों के ऊपर एक ही कानून का इतलाक होना चाहिए। इस पे तो राय नहीं है। तो नदीम अफजल चंद साहब, तरीकाकार आगे आपको नज़र क्या आता है, क्योंकि आप तो 15 दिन पड़ गए हैं, कोई मामला खूह खाते जाता नज़र आता है, या लगता है कि वो तेज़ी बरकरार रहेगी, या आहिस्ता आहिस्ता बस स्विस कोर्ट्स बनने जा रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कोई खूह खाते इसको भेजना भी चाहे तो नहीं भेज सकेगा। बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है अवाम के अंदर, और पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की हैं, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पनामा को इशू नहीं समझती, वो गलत फहमी में है। पनामा स्कैंडल एक बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि अवाम अपनी कमज़ोरी, अपनी भूख, अपनी अफलास के ज़िम्मेदार अशराफिया को समझती हैं। जब अशराफिया बेनकाब हो गई है किसी न किसी सूरत में, तो मैं आप ये कैसे मान जाएंगे कि 70% तबका, 80% तबका वो समझेगा कि इतने जो भी इस अशराफिया का साथ देगा, कोई भी इदारा हो, मैं समझता हूँ वो उतना ही भुगतेगा उस अवाम के गज़ब को जितना अशराफिया भुगतेगी। ये मैं क्लियर आपको बता दूँ। और हर पॉलिटिकल पार्टी, उसमें खा मेरी हो, उसमें खा कोई और पार्टी हो, जो पनामा में हुकूमत के साइड पे खड़ी होगी, पनामा को डिफेंड करेगी, वो नताइज भुगतेगी। और जो पनामा को बेनकाब करने की कोशिश करेगी, जो इदारा, जो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, मैं समझता हूं कि वो अवाम की तर्जमानी करेगी। अच्छा चंद साहब, इसमें अभी तक की पोजीशन ये है कि जब ICIJ ने ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए तो उसके अंदर इल्ज़ाम ये था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ लंदन वाली हैं ये मियाँ साहब के बच्चों की हैं, ये बुनियादी दस्तावेज़ थी। अभी तक की जो तहकीकात के नतीजे में ख़ुद नवाज शरीफ फैमिली ने एडमिशन किया है कोर्ट के अंदर, उन्होंने मान लिया है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। वहाँ ICIJ ने डॉक्यूमेंट लीक किया था कि नीलसन और नेस्कॉल नामी कंपनियां 93 से इसको ओन करती हैं। वो भी कोर्ट के अंदर इस कतरी जो प्रिंस है उसने मान लिया कि 93 से वो उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई थी, वो ओन करती हैं। अब सारी बहस इस बात के ऊपर है कि वो पैसा कहाँ से आया। 2006 में अगर हुसैन नवाज ने ख़रीदी थी तो उससे पहले ये चीज़ें किसके पास थीं, कैसे ट्रांजैक्शन हुई, इसके लिए सबूत चाहिए। ये बयानात से नहीं होगा। पॉलिटिकल कॉस्ट तो हो सकती है इसकी, किसी को अदा करनी पड़े, लेकिन एविडेंस भी चाहिए। वो कैसे होगा? देखिए 2 चीज़ें नदीम मलिक साहब, एक है मॉरलिटी और एक है पॉलिटिकल केस जो होता है उसका पॉलिटिकल पहलू भी होता है। एक तो ये बड़ा क्लियर है कि इत्तफाक फैमिली या इत्तफाक ग्रुप ये हमेशा से जॉइंट वेंचर रहा इनका, और ये बड़े मशरकी रवायात की हामिल ख़ानदान है, और इनमें जॉइंट फैमिली सिस्टम है। कोई बेटा अलहदा नहीं है, कोई भाई अलहदा नहीं है, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब अलहदा है, ना हमजा शहबाज। अगर कोई 1 रुपए का लॉस है तो वो सब का लॉस है, अगर कोई बेनिफिशरी है तो सारे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रामा फशाई भी कोई चीज़ होती है, बादियो नज़र में क्या है, और पॉलिटिकल देखे ना, आज तक के मान ही नहीं। अब कतर आ गया, कभी ये तो एक नया अरब स्प्रिंग, एक फाइनेंशियल अरब स्प्रिंग आ गया ना। अब इधर मुशर्रफ के भी दौलत, अब इससे पहले तो स्विट्जरलैंड सिर्फ सुना था, पहली दफ़ा पता लगा कि अरब स्प्रिंग सबसे बड़ा इस मुल्क में आया हुआ है।
और सारी दौलत तो अरबों की लेन देन तो आपने रेडको को ले ले या LNG ले ले, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं ना खुल के। अब तो LNG कहाँ, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में पीपल्स पार्टी का क्या रेट था और आज क्या एग्रीमेंट है। ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके ले और फिर देखें कि बादियों नज़र में क्या है। लेकिन बादियों नजर के ऊपर चंद साहब अदालत फैसला नहीं देगी। कतर वाला प्रिंस जो है वो कहता है कि 90 की दहाई में, इससे पहले बच्चों ने कहा वहाँ रहने का किराया भी वो देते रहे, कतर वाले देते रहे, वहाँ रहने का खर्चा भी वो देते रहे, तो उन्होंने कहानी खत्म कर दी सारा कुछ। ये एक्चुअली कहते नहीं, वो पंजाबी में होता है ना, एक हमारे देहातों में नदीम मलिक साहब एक फोक विजडम में होता है कि मैं कहता हूं अगर मेरी चीज में ना साबित हो तो पंजाबी में देहातों में कहते हैं यार तेरी जगह कोई हलफ दे दे। आज पाकिस्तान का कोई शरीफ आदमी ये हलफ देने के लिए तैयार है कि मियां साहब के ये पैसे नहीं है या मियां साहब की फैमिली के पैसे नहीं है। छोड़े सबूतों को, अब मैं कहता हूं कोई सबूत भी ना मिले, सुप्रीम कोर्ट इनको क्लीन चिट दे दे एक लम्हे के लिए, खुदा न खास्ता ये जुल्म भी हो जाए, तो क्या मियां साहब के जितने उनके बेटों के बयानात, वजीर दाखिला के बयानात, सदीकुल फारूक साहब के, कतर के एम्बेसडर के बयानात, और ये सारी चीजें आप इकट्ठी करके किस अदालत से, अवामी अदालत से ये बरी हो जाएगी? असद उमर साहब। अच्छा जी, पहली बात तो ये जो आप कह रहे थे ना, ये इस खत में एक्चुअली लिखा हुआ नहीं है। नहीं, मियां साहब के बच्चों के जवाब। हाँ, इस खत में तो ये लिखा हुआ है कि मियां साहब के वालिद साहब ने 12 मिलियन दिरहम दिए, उसको कहा कतर की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दो। एक पैराग्राफ यहाँ आके खत्म हो जाता है। अगला पैराग्राफ जो है वो आगे ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है, वही 4 फ्लैट जिनका जिक्र हो रहा है, वो रजिस्टर्ड हुई, बेनामी उसका शेयर बना, वो शेयर कतर में रखा हुआ था। उन्होंने नहीं कहा ये मेरा था, उन्होंने ये नहीं कहा ये मियां साहब का नहीं था। बिल्कुल सही। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कतर में रखा, और बेनामिया बेरर भी लिख दिया इसके अंदर। बिल्कुल, वो बेरर किसकी पोजीशन में था, इस पे खामोश है ये खत। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दें कि इस खत में नहीं लिखा हुआ ये। दूसरी चीज आ जाए जी कि जो पहले बात कर रहा था मैं उस पर थोड़ी एक और बता दिए, इसका जो आखिरी पैरा है वो कहता है कि 2006 में, मुझे याद पड़ता है रिकॉल के मियां शरीफ साहब ने कहा था हुसैन को दे देना, तो 2004 अक्टूबर में मियां साहब की वफात हुई थी और 2006 में इन्होंने इनके नुमाइंदे को हैंड ओवर कर दिया। तो ये तमाम अरसा इन्होंने याददाश्तों के सारे रखा, फिर अचानक वन फाइन मॉर्निंग इन्हें याद आया और इन्होंने हुसैन को कॉल किया, ये ले लो। और ये क्या हुआ होगा, लीगल इसकी टर्म क्या है? देखिए इसके अंदर जिस तरीके से लिखा है ना, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मतलब ये ऐसे लगता है कि लास्ट पैरे का क्या मीनिंग है, ये इज इट ओके इन लीगल टर्म्स के अचानक मुझे याद आया और मैंने दे दिया उन्हें? हाँ, मतलब वो उसमें भी जो है ना बिल्कुल इबाम है। वो कहता है अकाउंट सेटल हुए, सेटलमेंट की फॉर्म क्या थी, पेमेंट हुई, नई पेमेंट हुई, उसमें से कितनी ओनरशिप ऑलरेडी फैमिली, शरीफ फैमिली के पास थी, क्या 90% उनके पास थी, 10% कतरी के पास थी, 100% उनके पास थी, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ। भाई तो बोल रहा हूं इसको, ये लेटर कमजोर है मेरे ख्याल में। भाई सर अगर मुझे मुकम्मल करना, 2 पॉइंट क्विक। एक तो ये कि जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि वो जो 1998 की, मैं 1999 के केस की बात कर रहा था, जो फैमिली कनेक्शन की, वो असल बात ही यही जो वो कह रहे, मियां साहब खुद कहते हैं ये फैमिली कंट्रोल है। उसके अंदर नवाज शरीफ फैमिली का इंटरेस्ट था या नहीं था, हमें प्राइमा फेसी ये नजर आ रहा है कि वो जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ और वो सेटल हुई तो वो जायदाद किसके पास आई, अब्बास शरीफ के बेटों के पास नहीं, शहबाज शरीफ के बेटों के पास नहीं, वो नवाज शरीफ के बेटे के पास आई। सो प्राइमा फेसी वो आपको नजर आता है कि इसके अंदर इस फैमिली का भी इंटरेस्ट है। मैंने डायरेक्टरशिप का आपको पहले बता दिया था। आखिरी बात जो है वो आखिरी बात यह है कि जी जो बात चंद साहब कर रहे थे, जफर साहब से पहले जवाब लेने इसका, आज तहमीना बीबी ने शायद इसके ऊपर कोई ट्वीट्स भी किए हैं या गुज़श्ता रोज किए हैं कि अब्बा जी की जायदाद का हिस्सा नहीं थे, नवाज के बच्चों को मिल गया, बाकियों को नहीं मिला। ये भी उसी तरह की बात की है इन्होंने, ये क्या कहानी है? अदालत कभी भी कानून, अदालत नहीं, कानून कभी भी बयानात पे नहीं चलता। 11 साल नहीं 50 साल, कम अज़ कम 1000 बयान आया है कि जरदारी साहब की प्रॉपर्टियां अरबों खरबों में स्विट्ज़रलैंड वगैरह में हैं। चंद साहब से मैं कहूँगा उनसे कहेंगे कि वो एक्सप्लेन कर दें, ऐसा थोड़ी होता है। या मैं आज आपसे कहता हूँ नदीम मलिक साहब, आपने मेरे 5 अरब रुपए देने और आप चोर हैं, आप मुझे नहीं दे रहे। मैं कहूँगा आप साबित करो कि आपने नहीं देने, जो पीपल पार्टी कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी निज़ाम चलता है। इट्स हैव अ सेंस। 5000 साल से एक निज़ाम, मेरे से 5000 अरब मांगेंगे तो वैसे उसकी सेंस ही कोई नहीं होगी। यही बता रहा हूँ। बात ये है कि मैं आपसे करता हूँ, हमने गलत या सही एक एविडेंस दे, इन्होंने तो कोई दी नहीं, हमने मान लिया है, हमने मान लिया, अब हमने एविडेंस दे दिया, आप ये साबित कर दें। सर ये मैं एक कमेंट कर दे, बीइंग अ बैरिस्टर, अगर मैं कहूँ कि आई वाज इन्फॉर्म्ड
आई रिकॉल, Yes. आई अंडरस्टैंड, Yes. सारा वो किसी और के हवाले से मेरे Yes. अब्बा ने मुझे बताया, मेरे Yes. बड़े भाई अब अर्ज करूं आपको, इज इट अ गुड डॉक्यूमेंट? मुझे लगता है बड़ा देखिए, कमजोर खाता है। मैं कानून में जाना नहीं चाहता, इनका वकील बता देगा। कानून शहादत ऑर्डर 1984 का सेक्शन 46 आप पढ़ लें, ये ऐसी बातें नहीं हैं। लेट द कोर्ट डिसाइड, ये गलत है। असद साहब, सर मैं बिल्कुल सादा सी बात पे आ जाता हूँ। मिसाल इन्होंने बड़ी अच्छी दी कि जरदारी साहब का वो इल्ज़ाम लगे। यहाँ पे कहानी जो है ना ज़रा सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे कहानी ये है कि 1994 से लोगों ने कहना शुरू किया, बैनुल अक़वामी मीडिया इदारे बोलते रहे, पाकिस्तान का मीडिया बोलता रहा, पीपल्स पार्टी बोलती रही, PTI बोलती रही, और मुस्तकिल जवाब फैमिली से ये आया, हमारे नहीं, हमारे नहीं, हमारे नहीं, सिवाय एक कुलसूम नवाज ने एक इंटरव्यू के अंदर वो कह दिया सियासी नहीं है, उन्होंने गलती से कह दिया था, बाकी फैमिली डिनाई करती रही। फिर ICIG की वेबसाइट के ऊपर होती है एक्सपोजर, वहां पे इंकशाफात होते हैं, वहां पे आता है रिकॉर्ड के ऊपर कि ये तो फैमिली के हैं। 18 साल डिनाई करने के, बल्कि 1993 से आप देख लें तो 23 साल डिनाई करने के बाद सडनली वो कहते हैं हाँ जी हैं तो हमारे। तो ये बात जो है ना, ये मामला इतना सादा नहीं है। वहां पे तो वो मानते ही नहीं ना। ये अब तो ऑफशोर कंपनीज भी मान ली और प्रॉपर्टीज भी मान ली, आपको डेट एस्टैब्लिश करनी है। कब मानी? जिस वक्त रंगे हाथों पकड़े गए 23 साल डिनाई करने के बाद, एक दफा नहीं। लेकिन क्या उस डिनाइल की बुनियाद के ऊपर सजा हो सकती है? मैं मुख्तलिफ बात कर रहा हूं। मैं बाय द वे आज जज साहब ने बेंच पर बैठ के कहा है तजादात होंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मैं तो कानूनी आदमी नहीं हूं, मैंने तो ये सुना वहां पे। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज चीफ जस्टिस का एक अच्छी ऑब्जर्वेशन थी जिसमें उन्होंने कहा कि 100% कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ को जाने। मैं तो ये कहूँगा कि अव्वल पहली बात तो है कि इल्ज़ामात लगाते हुए हमें एज ए सोसाइटी सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि इल्ज़ाम उतने लगने चाहिए इनका सबूत हो, प्रपोर्शन से नहीं उड़ाना चाहिए। फिर ये है कि इदारों के साथ हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और हल जो है जो भी हमें माने वो है तो वो माने। एक थोड़ा मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ हम जाएँ, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाएं, जो स्टेब्लिश नॉर्म है उनकी तरफ जाएं। मुझे उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा मुल्क और मिल्लत के लिए बेहतर होगा। एक दरख्वास्त मेरी फिर है, मैं कहूँगा कि मेरे फाजिल दोस्त राय भी दे दें कि यही छन्नी जिसमें हम छन रहे हैं, और हनीफ अब्बासी साहब ने जो पटिशन की हुई है, लेट द खान साहब स्टैंड अप टुडे एंड से इनको क्लब करो, मुझे उसी कानून के साथ देख लो, मैं बड़ा खुश हूँगा एज ए शहरी। जनाब इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा कह चुके हैं कि जो कानून जिसमें आप परखेंगे नवाज शरीफ को, उससे मुझे भी परखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में हर दफ़ा आपको पता है वो तारिक असद साहब की एक CM लगती है, और हर दफ़ा चीफ जस्टिस साहब यही कहते हैं कि इस वक्त हाकिम वक्त नवाज शरीफ है, शुरू वहाँ से करेंगे और हम बाकियों का भी एहतसाब करेंगे। PTI की इसके ऊपर पोजीशन इतनी क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जब आया केस जहांगीर तरीन का, तो उनका लॉयर तो अपनी तमाम जो हथियार हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दी। जहांगीर तरीन वापस गए अपने लॉयर के पास, उन्होंने कहा कि PTI का ये स्टैंस नहीं है, हम कह रहे हैं हमें एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए। उन्होंने विड्रॉ की अपनी ऑब्जेक्शन जुरिस्डिक्शन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैरिस्टर साहब ने अभी तजवीज़ दी है, क्या आप इसको मानेंगे कि जो असूल जो ज़ाब्ता जो प्राइम मिनिस्टर पे लागू हो रहे हैं वही इमरान खान पे क्लब कर दो? वही इमरान खान ये दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ये मैं बता, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब है 100%। हाँ 100%। वही कानून कोई दो शख्स के लिए अलग नहीं होना चाहिए। इमरान खान, नवाज शरीफ, नदीम मलिक, असद उमर और हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। वो जो क्लब करने की बात कर रहे हैं वो फिर वही बात कि पहले नवाज शरीफ का ना हो, वो असूल सेट कर लिया। कानून की जहां तक बात है उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं नंबर 2 पे इमरान खान को कर लें, ये वहां कह दे ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि जो हमारा कर लें, जिस कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर का फैसला पहले कर ले, मैं उसी कानून के तहत पहले हमारा उसी में रहा है। कोई कानून नया तो नहीं लिखा गया है, वो 184(3) के तहत वहां पे केस गया है, वही कानून हो रहा है। चैलेंज न करें कि हम हाजिर हैं, ये कह दे। ये आप आपस में तय करें। चैलेंज कब किया? नहीं हमने कब चैलेंज न करें? चंद साहब किया कब है चैलेंज? चंद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे भी सर। जवाब जमा नहीं कराया। देखें, पहले आपके चक्रों में छोड़े। मैं समझता हूँ, मैं तो पहले कहता हूँ इदारे मजबूत होंगे तो एहतसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा अच्छा मौका है।
आज तक जितनी छोटे सूबों की महरूमियाँ जितनी थी, आज तक जो ताने थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनको धोने का भी टाइम आ गया है। एस्टैब्लिशमेंट के पास भी मौका है कि आपने हर दफ़ा पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म को रेस्क्यू किया है, ये पहला मौका है उनके पास भी। और मैं समझता हूँ कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जरा अवाम की जज्बात को भी देख ले और इंशाल्लाह वे फॉरवर्ड होगा। जुडिशियल कू कहेंगे इशारा जो कह रहे हैं ना, लेकिन पहले उनका होना चाहिए जिनका आज तक नहीं हुआ। मैं क्विक कमेंट कर दूं, जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। इस कानून की हकमियत के दर्स पे हम मुकम्मल तौर पे यकीन करते हैं, लेकिन जब आप पार्लियामान और तमाम इदारों को मफलूज कर देंगे कि चीफ जस्टिस जो है वो कहे कि तमाम इदारों को सो रहे थे और सारे इदारे मफलूज हैं और मजबूरन अब हमें करना पड़ेगा एहतसाब, तो फिर किसी और को ना बैरिस्टर साहब ने जुडिशियल कू से ताबीर किया। वो उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट साथ है, दांत धो दे, अदालत ने फैसला मेरिट पे। लेकिन आपने जुडिशियल कू का नाम, मैं उनको कह रहा हूँ चंद साहब को, उन्होंने अदालत ने फैसला सियासियात पे नहीं करना, उन्होंने इंसाफ और कानून पे करना है। अगर कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट साथ है, फलां फलां फलां, मेरा ख्याल में बात। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, असद उमर साहब, नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।